करेंगे कि हमारी भूख मिटे, वो आहार है। परंतु भूख भी सही तरीके से मिटना चाहिए, ये अपन आगे इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा विहार। विहार अर्थात आचरण या व्यवहार। आचरण कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, किसमें? भोजन करते समय, आहार लेते समय, आहार को ग्रहण करते समय किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, कैसा आहार ग्रहण करना चाहिए, किस ऋतु में किस प्रकार से आहार ग्रहण करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, मतलब ये जो सारी बातें हैं। और साथ में हमें विहार अर्थात स्वच्छता का, हर बात का वातावरण के अनुसार अपने आप की क्रियाकलापों का, वातावरण के अनुसार रहन सहन का, वातावरण के अनुसार खान पान का, इन सब बातों का जब ध्यान रखते हैं वो कहलाता है विहार। तीसरा हुआ प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा तो नाम से ही स्पष्ट है कि प्राकृतिक अर्थात जो प्रकृति ने दी हुई है, और प्रकृति ने जो दी हुई है वो हम उसको हुई, उसी के कारण हम आज स्वस्थ हैं, उसी कारण आज हम जीवित हैं। प्रकृति ने क्या दिया है? हवा, पानी, जल, अग्नि, ताप, पृथ्वी, ये सारी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, सारे प्राकृतिक तत्व हैं, और इन्हीं के द्वारा हम बने हुए हैं। इन प्राकृतिक तत्वों के द्वारा ही हमारा शरीर बना हुआ है, और इन्हीं प्राकृतिक तत्वों के द्वारा जब हम अपनी चिकित्सा करते हैं या इन बातों का ध्यान रखते हुए जब हम अपना व्यवहार करते हैं तो वो कहलाती है प्राकृतिक चिकित्सा। अब वैसे तो ये विषय अपने आप में बहुत लंबे हैं, आहार एंड विहार भी अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, प्राकृतिक चिकित्सा भी अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, परंतु इन दोनों का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। इसलिए मैं उन दोनों को थोड़ा जोड़कर और आपसे आज बात करूंगी, परंतु साथ में जब भी कभी अलग अलग विषयों को जब आप लेती हैं या जब आप पढ़ेंगी, अभी तो आप लिए इन सब विषयों का आपको बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक अध्ययन बाद में आप करिएगा। अभी तो इतना कम समय रहता है, सभी दीदी लोग रोज रोज जो विषय ले रही हैं वो बहुत अच्छी तरीके से नट सेल में आपको सारी बातें बता रही हैं, और आपको वो परीक्षा में काम आएगा। अब आगे हम करेंगे, बात करते हैं। एक पुरानी कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। यानी कितनी बड़ी कहावत है। हमारी कहावतें जितनी भी बनी हुई हैं, पुराने ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो कहावतें बनाई हुई हैं, वो सब व्यवहार, उस समय के वातावरण और व्यवहार के और जो भी कुछ होता था उसके अनुसार बनाई हुई है। और उन कहावतों में इतना ज्ञान भरा हुआ है, इतनी मिस्ट्री भरी हुई है कि जिसको अगर हम बहुत ध्यान से सोचें तो उसका अर्थ अगर समझ के हम काम करें तो हमें बहुत लाभ मिलता है। तो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, यानी जिसका प्रकार हम अन्न खाते हैं तो वो हमारे शरीर को पोषित करता है, परंतु साथ साथ हमारी मानसिक विचार व्यवस्था को भी सुधारता है या बिगाड़ता है। जिस प्रकार का हम अन्न लेंगे उसी प्रकार का हमारा शरीर बनेगा और उसी प्रकार का हमारा मन बनेगा, और जब मन जैसा बनेगा वैसे हमारे विचार होंगे और वैसे हम व्यवहार करेंगे। तो और जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। तो आहार अर्थात क्या हो गया? भोजन। अब भोजन जैसी आहार की परिभाषा है कि हम भोजन अपनी देह को स्वस्थ रखने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए करते हैं। तो इतने महत्वपूर्ण कार्य जो हम करते हैं, हमारे महत्वपूर्ण कार्य के लिए क्या हमने कभी सोचा है बारीकी से कि हम कैसा भोजन लेते हैं, किस प्रकार का भोजन लेते हैं, कब लेते हैं, किस प्रकार से उसको बनाया जाता है, किस प्रकार से उसको खाया जाता है? इन सब बातों का ध्यान अगर हम बारीकी से रखें तभी हम उसका असली लाभ ले सकते हैं। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि आहार कितने प्रकार का होता है। देखिए, आहार भी जिस प्रकार के होते हैं और साथ में हमारे मानव शरीर भी उतने ही अलग अलग प्रकार के होते हैं। गीता में कहा है, गीता में कहा गया है कि 3 प्रकार की, गीता में भी और आयुर्वेद के अनुसार भी 3 प्रकार की प्रकृति होती है, 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो मनुष्यों में भी सात्विक, राजसी और तामसी ये तीनों गुण होते हैं, और ये तीनों गुण के प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं। तो इसी के साथ में जरूरी नहीं, इसी के साथ में 3 प्रकार के भोजन होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसिक।
अब ये भोजन का अब हम समझेंगे कि तीनों प्रकार के भोजन किस प्रकार से है। सात्विक भोजन क्या है? सात्विक शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि सत, जिसमें सत की अधिकता हो, यानी जो प्राकृतिक हो, जिसके लेने से हमें सही स्वास्थ्य मिले, जिसके लेने से हमें ऊर्जा मिले, जिसके लेने से हमारा मन स्वस्थ रहे, शांत रहे, और साथ में आयुवर्धक हो, बुद्धिवर्धक हो, बहुत सरल हो और बहुत प्राकृतिक हो। ऐसा भोजन जो किसी भी प्रकार से हमें परेशान ना करे, खाने के बाद हमें अच्छा लगे, हम अच्छा व्यतीत फील करें, ऐसा भोजन कहलाता है सात्विक भोजन। तो जो प्राण को, स्वास्थ्य को और मन को सबको प्रसन्नता दे। अब सात्विक भोजन से हमारे तीनों कोष, जो आप कोष के बारे में आप पढ़ चुकी हैं, अभी 2 दिन पहले दीदी ने बताया था आपको, 5 कोष होते हैं। तो ये पांचों कोष, प्राणमय कोष, अन्नमय कोष, विज्ञानमय कोष, पांचों कोष, मनोमय कोष, ये पांचों कोष उस सात्विक भोजन से बैलेंस्ड रहते हैं और इनकी अच्छी तरीके से वृद्धि होती है और ये स्वस्थ रहते हैं। तो सात्विक भोजन वो है जिससे कि हमारा मन और हमारा शरीर स्वस्थ रहे, वो आसानी से हम पचा सके, उसको लेने से हमारी ऊर्जा, हमें ऊर्जा मिले। अब वो कौन से होते हैं, वो भोजन कौन से होते हैं? सिंपल, जो आप रोज, हमारे रोजमर्रा के भोजन में वो सब शामिल है। दाल, चावल, दूध, दूध से बने पदार्थ, दूध, दही, मीठे फल, घी, मक्खन, फिर पेड़ पौधों से जो भी डायरेक्ट जो फल और सब्जियां मिलती हैं वो, फिर और इसी प्रकार जो मतलब सारे ऐसे साग सब्जियां और ऐसे फल फूल, ऐसे पदार्थ जिनको कि हम ज्यादा कुछ उनको गड़बड़ ना करें, उनको प्राकृतिक रूप में ग्रहण करें। इन सब पदार्थों को, उसमें सारे अनाज आ जाते हैं, सारे फल फूल आ जाते हैं, सारे आपके मसालों में इस प्रकार के मसाले नहीं जो बहुत ज्यादा हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करे, किंतु शांत, साधारण, इस प्रकार के ये सारे जो मसाले और फल फूल और जब होते हैं वो होते हैं आपका सात्विक भोजन में शामिल होते हैं। दूसरा हुआ राजसिक आहार। राजसिक, अच्छा, सात्विक आहार लेने से आपका व्यवहार भी सत्य बोलेंगे, आप खुश रहेंगे, ज्यादा आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप जरा जरा सी बातों में आप इरिटेट नहीं होंगे, जरा जरा सी बातों में आप विचलित नहीं हो जाएंगे, आप धैर्यवान रहेंगे। इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है हमारे मन पे और हमारे शरीर पे। अब राजसिक आहार, राजसिक आहार में क्या है? जितने भी इन्हीं पदार्थों को, जो ये जो सारे भोज्य पदार्थ हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, इन्हीं को हम उसको राजसिक बना लेते हैं। कैसे बन जाते हैं वो राजसिक? कि वो उनको चटपटा कर लिया, वो कड़वे हैं स्वभाव में, फिर बहुत अधिक मिर्च मसाले डाल लिए, बहुत अधिक तल लिया, बहुत अधिक उनको बहुत अधिक आग पे पका लिया, जिससे उनके जो स्वाभाविक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर उनमें मिर्च मसालों का सारा डालकर और बहुत सारी दुनिया भर की सब चीजें, आजकल तो आइटम सब ऐसे बनने लगे हैं जिसका कोई मेल नहीं है, तो वो सब डाल के जो बनाते हैं। और साथ में ये हमारे जितने भी फास्ट फूड आजकल हो गए हैं, जो हमारे बच्चे बड़े इसके साथ में उनके प्रॉन हो गए हैं, जो जिनको हमें बहुत सुधारना जरूरी है। तो वो जो इस प्रकार से कड़वे, चटपटे, खट्टे, अधिक मिर्च मसाले वाले पिज्जा, बर्गर, ये सारे जो ये कहलाते हैं राजसिक। इनसे क्या होता है, क्यों राजसिक कहलाते हैं? राजसी मतलब जो एक अलग प्रकार के गुण होते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाना, जल्दी क्रोध आ जाना, घृणा करना, फिर अशांति होती है मन में उस सब से, फिर बीमारियां आती हैं। तो इन सब प्रकार के, इस प्रकार के जो जिनको कहेंगे कि हम दुर्गुण हैं, तो अब दुर्गुण वो आ जाते हैं राजसिक भोजन लेने से। तो आप कहेंगे कि क्या ये ना खाएं? ऐसा नहीं है कि ये राजसिक भोजन, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, प्रकृति भी 3 प्रकार की होती है, मनुष्य की प्रकृति भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जो राजसिक प्रकृति के व्यक्ति होंगे उनको वही भोजन पसंद आएगा, उनको वही भोजन अच्छा लगेगा। इसका मतलब आप इससे ये भी पहचान सकते हैं कि किस। फिर दूसरी एक बात और भी है कि हम ये नहीं कह सकते कि हम टोटल प्रकृति को नहीं बदल सकते, किंतु हम उसको थोड़ा सुधार सकते हैं भोजन के द्वारा।
अगर राजसी प्रकृति है, यदि तामसिक प्रकृति है, मैं पहले तामसिक को भी आपको बता दूं, उसके बाद में इस बात करेंगे। फिर तामसिक प्रकृति क्या होती है? तामसिक में ऐसे भोजन जो बहुत समय पहले पकाया हुआ रखा हो। हम आजकल क्या करते हैं, भोजन बनाया, उसको हमने अच्छा जरा ज्यादा मात्रा में बना लिया, उसके बाद उठा के फ्रिज में रख दिया, फिर जब खाना है तब निकाल के उसको गर्म किया और फिर उसको खाया। फिर भोजन फेंके ना, हमने ज्यादा बना लिया, फेंकना ना पड़े, इसलिए उसको हमने बासी करके और खा लिया कि भाई अब ये बच रहा है, अब इसको फेंकना नहीं है, तो हम उसको खा लेते। तो बहुत अधिक बासी खाना, बहुत अधिक पुराना खाना, बहुत अधिक अपवित्र डिब्बे बंद भोजन, फिर शराब, मांस, अंडे, है ना, फिर उसके बाद सड़े गले भोजन, और आपके प्याज, लहसुन, बहुत नॉनवेज जो लेते हैं, तो मछली, अंडे, ये इस प्रकार की जो जिसमें कि प्राकृतिक गुण जो है वो नष्ट हो जाते हैं। बासी भोजन होगा, फ्रिज में रखा हुआ भोजन होगा, उसको गर्म करके जब हम खाएंगे तो इसके प्राकृतिक गुण जो है, जो होना चाहिए भोजन में, वो सब नष्ट हो जाते हैं। और उसके कारण फिर क्या आता है? फिर शरीर में आलस आएगा, फिर शरीर में नींद आएगी, बहुत ज्यादा सुस्ती रहेगी, मन में दुनिया भर के विकार आएंगे, वासनाएं आएंगी, और इन सब के कारण लंबी लंबी बीमारियां होंगी। जो आज आप तो सब लोग जान रहे हैं कि बीमारियों, आज अस्पताल भरे हुए हैं, मंदिर खाली हैं और हॉस्पिटल भरे हुए हैं। उसका कारण यही है कि हमने अपना सब कुछ बिगाड़ के रखा हुआ है, और जिसके कारण की बीमारियां जन्म ले रही हैं, और सारी बीमारियों से छोटे छोटे बच्चे से परेशान है, बड़ों से बड़े। तो जो बीमारियां आज 50, 30, 40 साल के बाद हुआ करती थी, वो आज से जब हमारे पैदा हुए बच्चों को बीमारियां हो रही। तो ये सब का कारण है हमारे आहार की गुणवत्ता को नष्ट कर देना और हमारा आहार को बिगाड़ देना। तो इस प्रकार के 3 प्रकार के आहार हो गए, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। और इनका प्रभाव किस प्रकार से शरीर पर पड़ता है और किस प्रकार से मन पर पड़ता है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। साथ में यही भोजन कौन कौन से सात्विक कहलाते हैं, कौन से राजसिक कहलाते हैं और कौन से तामसिक कहलाते हैं। भोजन के आइटम वही है, पदार्थ वही है, परंतु वही पदार्थ को किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है, उनका प्रकार बदल के उनको बना के, तो वो हो जाते हैं तामसिक और राजसिक। अब उसके बाद हम चलेंगे कि आप सब योग के विद्यार्थी हैं, और योग के विद्यार्थी हैं, तो उसी दृष्टिकोण से हमको इस विषय को समझना होगा, क्योंकि हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। हम योग कर इसीलिए रहे हैं कि हम स्वस्थ रहें। तो चूंकि हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो इस सब के लिए हमें भोजन के किस प्रकार का होना चाहिए, इस बात को हमें सभी प्रकार से समझना है। तो स्वास्थ्य से कैसा आहार मिलता है, शास्त्रों के अनुसार भी और आजकल मेडिकल साइंस के अनुसार भी, चिकित्सक भी, आजकल तो एलोपैथिक चिकित्सक भी ये बोलने लगे हैं कि भोजन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। तो जो शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य, WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा, हेल्थ इज फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली। मतलब स्वास्थ्य वह है, या स्वस्थ व्यक्ति वह है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, मतलब 4 प्रकार की बातें होना चाहिए, तब पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। WHO की भी परिभाषा यही है, और साथ में हमारे चिकित्सक भी यही कहते हैं, और हमारा इतना महत्वपूर्ण आयुर्वेद भी यही कहता है, और शास्त्र भी यही कहते हैं। गीता में भी यही कहा गया है कि स्वस्थ व्यक्ति वह है जो शरीर से, यानी शरीर स्वस्थ रहे, उसकी सारी दैनिक दिनचर्या सही चलती रहे, मन से स्वस्थ रहे, अपने मन से अच्छे विचार वाला हो, अच्छे विचार करे जिससे कि दूसरों को फायदा हो। सामाजिक, यानी उसके व्यवहार से समाज में कुछ प्रगति हो, समाज को लाभ हो, हमारे आसपास के व्यक्तियों को लाभ हो, उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, तो उनके व्यवहार से वो हो गया सामाजिक। और फिर रिलीजियसली या आध्यात्मिक या स्पिरिचुअली, अर्थात हम आध्यात्मिक बने रहें, हम भावनापूर्ण बने रहें, हम ईश्वर के प्रति समर्पित रहें, तब वो होता है स्पिरिचुअली। तो इस प्रकार से स्वस्थ व्यक्ति, अगर वो स्वस्थ है या स्वस्थ व्यक्ति है, तो वो कैसे होगा? हठ योग में भी एक कहावत है, एक श्लोक है
सुस्निग्ध मधुरा आहारश्च चतुर्था विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रीत्यै मिताहार उच्यते। अर्थात योग साधकों को मिताहार करना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ है योग साधकों को मिताहार करना चाहिए। वो पूर्ण जो आहार है वह पूर्ण रूप से स्निग्ध अर्थात चिकना, मधुर यानी मीठा, मीठा और पेट को शांति देने वाला होना चाहिए। साथ में पेट को 2 भाग अन्न से, 1 भाग पानी से और 1 भाग प्राणमय हवा से भरना चाहिए। ये हमारे यहाँ पुरानी भी कहावत है। अगर आप लोगों ने सुना होगा अपने बुजुर्गों के मुंह से, तो कहती थी पहले अपनी भाषा, अपनी उस भाषाओं में, अपनी ओरिजिनल भाषा में, कि भाई पेट को में 4 कोने होते हैं पेट के। आप पेट को 2 कोने अन्न से भरो, 1 कोना पानी से भरो और 1 कोना को खाली रहने दो बेटा। ऐसा हमने भी सुना है बचपन से अपने बुजुर्गों से कि 1 कोना खाली रहने दो। खाली रहने देने का मतलब क्या हुआ कि वहां प्राणमय हवा, मतलब वहां प्राण वायु जाना चाहिए। कहने का इस सब का तात्पर्य है कि जितनी भूख हो हमें उससे आधा खाना, उससे कम खाना चाहिए। और कम खाने से हमारा जो स्टमक है, हमारी जो पाचन संस्था है, वो उसको अच्छी तरीके से पचा सकती है और अच्छी तरीके से उसका अवशोषण कर सकती है और सही तरीके से सारे ऑर्गन्स को, सारे अवयवों को ठीक तरीके से कार्य करने दे सकती है। तो अब ऐसा भोजन कैसा, जो हमारे ऊपर शास्त्रों में दिया है, जो श्लोक में दिया गया है, वो कैसा होना चाहिए? तो वो होना चाहिए संतुलित और जिसको कहते हैं पौष्टिक आहार। तो संतुलित किसको कहते हैं? संतुलित यानी बैलेंस्ड डाइट, पौष्टिक आहार। अब वो पौष्टिक आहार में क्या होता है, किसको पौष्टिक आहार कहते हैं, क्या है पौष्टिक आहार की परिभाषा? आप लोग इतना तो सब जानते हैं और पहले भी आप आहार के ऊपर और अपने विषय में सब में ये बातें पढ़ चुके होंगे। बहुत सी बातों का आपको ज्ञान है। मैं बहुत कुछ नई बात नहीं बता रही हूँ, उसी बात को मैं रिपीट कर रही हूँ। तो पौष्टिक आहार में 6 प्रकार के तत्व आते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च। दूसरा है प्रोटीन यानी उसको हिंदी में बोलते हैं खाद्योज। हालांकि आप खाद्योज नाम कॉमन नहीं है, आप लोगों को याद नहीं रहेगा, प्रोटीन नाम तो सबके मुंह पे जमा हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स यानी वसा यानी चिकनाई। उसके बाद में खनिज, आपके विटामिन को बोलते हैं जीवन सत्व, और फिर उसके बाद खनिज लवण और जल। तो क्या क्या हो गए भोजन के? पौष्टिक आहार या बैलेंस्ड डाइट या संतुलित भोजन, इसके 6 तत्व: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड पानी, जल। ये सब अब बैलेंस्ड क्यों कहेंगे? इन सब की मात्रा उसमें एक अनुपात के अनुसार हो, एक प्रॉपर अनुपात, प्रॉपर मेजरमेंट, या जिसको कहते हैं कि संतुलित मात्रा में होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, स्टार्च से क्या होता है? हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। हम जो भी कुछ खाते हैं उसमें मुख्य पार्ट जो होता है, मुख्य भाग होता है कार्बोहाइड्रेट का यानी स्टार्च का। और उसके साथ में अब ये जो स्टार्च है ये शरीर में जाके पचने के बाद में इमीडिएट शक्ति देते हैं, इमीडिएट ऊर्जा देते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट किस किस में रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? आपके जितने भी अनाज हैं, जितने भी गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का है ना, फिर उसके साथ में शक्कर और कई प्रकार के फल होते हैं जिसमें स्टार्च होता है। हालांकि फलों में स्टार्च की मात्रा कम होती है, किंतु कुछ फल ऐसे हैं जैसे केला हुआ, और भी 1-2 फल कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है। तो स्टार्च यानी सबसे पहले जो ऊर्जा देने वाले हैं, तो इसकी मात्रा अधिक होती है, अधिक होना चाहिए 60%। खैर ये परसेंटेज मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, इससे ऊर्जा प्राप्त होती है और शरीर में ये जाके एकत्र हो जाते हैं। अगर हम अधिक मात्रा में लेते हैं तो ये शरीर में जाके इकट्ठे हो जाते हैं और जब आवश्यकता पड़ती है उस समय ये अपनी शक्ति देने के लिए ये फिर काम करते हैं। फिर अच्छा, स्टार्च में जितने मीठे फल जितने होते हैं, गन्ना हो गया, गन्ना, शक्कर और गन्ने से गुड़, ये सबसे में सब में स्टार्च ज्यादा मात्रा में होता है। उसके बाद दूसरा तत्व आता है प्रोटीन्स यानी खाद्योज।
प्रोटीन्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व है। कहने को तो सभी 6 ही तत्व महत्वपूर्ण है, कोई एक नहीं, सबका अपना अपना कार्य है और किसी एक के भी बिना हमारे यहाँ पूर्ति नहीं होती है और उसकी कमी से शरीर में बीमारियां हो जाती हैं। तो दूसरा है खाद्योज या प्रोटीन। प्रोटीन किससे बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये इसके केमिकल तत्व होते हैं। तो केमिस्ट्री के हिसाब से जो केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी हुई है तो वो सब इन बातों को जानते होंगे कि ये जो सारे केमिकल्स हैं इससे ये सारे तत्व मिलके बने हुए हैं। तो प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन का महत्वपूर्ण कार्य है शरीर के निर्माण में, शरीर की वृद्धि में, मसल्स में, मांसपेशियों की वृद्धि, टूट फूट। हमारे शरीर में रोज टूट फूट होती है। हमें ऐसा दिखता है कि आज हमारी स्किन जैसी है ऐसी कल भी ऐसी ही थी, नहीं, कल इसके सेल बदल चुके हैं। आज जो हमें दिख रहा है वो कल भी दिखेगा, परंतु ऊपर का निकल चुका है और सेल दूसरे आ चुके हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे सेल डेड होते हैं, मरते जाते हैं और साथ में नए सेल बनते जाते हैं, नए मसल्स बनती जाती है, हड्डियों में नया निर्माण होता रहता है, रक्त में नया निर्माण होता रहता है। तो ये जो साया निर्माण का काम है, जो टूट फूट की मरम्मत का काम है, वो कौन करता है? वो प्रोटीन्स करते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रोटीन की कमी होने से कई प्रकार का वृद्धि नहीं हो पाती है, कई प्रकार की निर्माण शरीर की कार्यविधि में गड़बड़ियां होती है। तो प्रोटीन्स जो है, जैसे 60% आपके कार्बोहाइड्रेट है, 20% प्रोटीन होना चाहिए। अब वो प्रोटीन किसमें मिलेंगे? आपको दालों में, गेहूं में, मूंगफली, चना, बादाम और भी ड्राई फ्रूट्स, जितने भी ड्राई फ्रूट्स है उस सब में प्रोटीन्स होते हैं। दूध, अंडा, पनीर, मांस, मछली, जो नॉनवेज की जो चीजें हैं, नॉनवेज के जो पदार्थ हैं, इन सब में प्रोटीन मिलते हैं। और हमारे शाकाहारी भोजन में सबसे ज्यादा प्रोटीन हमको दालों से मिलता है और अनाजों से मिलता है। और दालों में भी जब उन दालों को हम पूर्ण रूप से, मतलब जिसको कहेंगे कि खड़े रूप में जब हम दालें लेते हैं, कि खड़ी मूंग, खड़ी मोठ, खड़े चने, मतलब जो खड़े अनाज होते हैं उनमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है। ऐसा नहीं है कि जो दालें बन जाती है उनमें, परंतु वही मैंने जैसे कहा कि उसको जब खड़े रहते और हम उसको भिगा के उपयोग में लाते हैं, कोई भी आपने खड़ा अनाज खाते होंगे आप, चना, राजमा, ये सब, तो उसको पहले भिगोना बहुत जरूरी होता है। उसके कारण उसके प्रोटीन की, उसके विटामिन की, उसके मिनरल्स की क्वालिटी अंदर से बढ़ जाती है। और उसके बाद जब हम उसको बताते हैं तो उसको फिर हम कहते हैं संपूर्ण आहार। संपूर्ण आहार किसको कहेंगे? प्रोटीन में 20 प्रकार के अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये एक ऐसा तत्व है, अमाइनो एसिड ऐसा होता है जो शरीर में जाके, देखिए ये जो सारे तत्व हैं, ये जैसा हमने खाया उसी रूप में तो अवशोषित नहीं होते, उसी रूप में तो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ये अपना सरलतम रूप बना लेते हैं जाके शरीर के अंदर। तो प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स के रूप में परिवर्तित होता है पचने के बाद। जब स्टमक में ये पच जाता है तो अमाइनो एसिड्स के रूप में परिवर्तित होता है। इस प्रकार के 20 प्रकार के अमाइनो एसिड्स होते हैं। वैसे तो 24 प्रकार के होते हैं, परंतु 20 जो है वो मुख्य हैं। और उसमें से आधे अमाइनो एसिड्स हमारा शरीर खुद बनाता है। 10 अमाइनो एसिड्स हमारा शरीर खुद बनाता है और बाकी के 10 अमाइनो एसिड्स को हमको भोजन के साथ लेना पड़ता है। तो आपने सुना होगा, ये बात बहुत कॉमन है कि नॉनवेज जो खाते हैं, जो मांसाहार करते हैं, वो कहते हैं कि अरे आप शाकाहार में तो क्या प्रोटीन मिलता है, आपको तो कुछ प्रोटीन नहीं मिलता, इसमें तो हमारे मांसाहार में पूरा प्रोटीन मिलता है। क्यों? ये क्यों? बात गलत नहीं है, ये बात सही है। इस प्रकार से सही है कि मांस में कंप्लीट प्रोटीन होता है। जो इन लोगों के जो दुनिया भर के किस किस प्रकार का मांस होता है उस सब में प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन के जो तत्व होते हैं, जो अमाइनो एसिड्स मैंने बोला, वो ज्यादा मात्रा में होते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि वो उससे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। परंतु ऐसा नहीं, शाकाहार में भी जो हम मेल करके भोजन करते हैं, जो हम दो चीजों को मिलाते हैं, जैसे दाल और चावल, जैसे दूध और दलिया, इस प्रकार का जब मेल होता है तो वो प्रोटीन के जो हमारी क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। जैसे हम दलिया को अगर अलग से खाएंगे और दूध को हम 4 घंटे बाद पिएंगे तो दूध का प्रोटीन भी वो पूर्ण नहीं होगा और दलिया का प्रोटीन भी पूर्ण नहीं होगा। परंतु जब हम दूध और दलिया को मिला देते हैं तो वो संपूर्ण प्रोटीन हो जाता है, मतलब उसके अमाइनो एसिड्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसलिए उसको फिर कहते हैं कि संपूर्ण आहार। अब आप सब जानते हैं इस बात को कि दूध दलिया खाने का बड़ा प्रचलन है। बच्चों को भी हम दूध दलिया देते हैं, बुजुर्गों को भी दूध दलिया देते हैं। हम लोग भी दूध दलिया खाते हैं, दूध और रोटी।
तो इस प्रकार के कई सारे मेल हैं, जो अभी अपन इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। कई प्रकार के मेल हैं जिसको लेने से दाल और चावल, दो का सब प्रकार की दालें, जो हम पंचरत्न बनाते हैं, मतलब दालों को 5 प्रकार की दालों को मिला के बनाते हैं, वो तो किसी में एक प्रोटीन है, किसी में दूसरा अमाइनो एसिड है, किसी में अलग अलग, तो वो सब मिलके पूरे हो जाते हैं। जैसे हम सब मिलके सहयोग करके जब कोई काम करते हैं तो वो बड़ी ऊर्जा के साथ में बड़ी अच्छी तरीके से होता है। और जब कोई अकेला अकेला काम करेगा, आप बहनें जो अकेले अकेले करेंगी, वो आनंद नहीं आएगा। परंतु जब हम 10 बहनें मिलके जब कोई काम करते हैं तो देखिए कितने अच्छी तरीके से हो जाता है। बिल्कुल वही प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर चलती है। सारे ऑर्गन, सारे भोज्य तत्व मिलके काम करते हैं और वो खुशी खुशी हमारे जो उनका उद्देश्य है उसको पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से हो गया प्रोटीन, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ये पचने के बाद अमीनो एसिड्स के रूप में शरीर में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर वो अवशोषित होते हैं, इंटेस्टाइन्स में उनका शोषण किया जाता है। और ये भी प्रोटीन भी अमीनो एसिड्स के रूप में शरीर में एकत्र रहते हैं, जब आवश्यकता पड़ती है तब वैसे वो निकलते हैं। तो इस प्रकार से इनका काम क्या है? वृद्धि करना, निर्माण करना, टूट की मरम्मत करना। हीमोग्लोबिन को मतलब रक्त संचरण का काम प्रोटीन का होता है। हीमोग्लोबिन का नाम आपने बहुत सुना हुआ है, आप सब जानते हैं। और वो हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है जो कि रक्त परिवहन में, मतलब रक्त संचरण में, रक्त को शरीर में पूरा सब घुमाने में वो काम करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलके। फिर रक्त को जमाने में भी ये हीमोग्लोबिन सहायक होता है। अगर हमारे शरीर में कहीं से ब्लड निकल जाता है, अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो रक्त जल्दी जमेगा नहीं। जैसे कि क्लॉटिंग हो जाती है, घाव हो जाते हैं तो रक्त जम जाता है, वो नहीं होगा। इसलिए ये सारे प्रोटीन की वहां पर आवश्यकता। अब आ गया तीसरा नंबर, फैट का मतलब चिकनाई। चिकनाई के बिना भी शरीर में काम नहीं होता। जितना भी हमारे शरीर की रचना है, संपूर्ण शरीर की रचना, जहाँ पे हमारे बढ़िया सुंदर सुंदर गाल, सुंदर नाक, हमारे हाथों के ऊपर की गोलाई, हमारे भुजाओं की गोलाई, हमारे कंधों की गोलाई, हमारे जांघों की गोलाई, हमारे स्तनों की गोलाई, जहां पर भी सुंदर सुडौल रचना है वहां पर चिकनाई है, वहां पर फैट है। तो फैट जो कि फिर केमिकल के उसमें आ जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर फैट बनता है। और फैट, इसका भी शरीर की रचना में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इससे भी क्या होती है, फैट से भी क्या होता है, ऊर्जा मिलती है। और वो ऊर्जा का भी मुख्य स्रोत है फैट भी। साथ में जितना भी हमारे ये पदार्थ हैं, तेल, घी, फिर मक्खन, फिर दूध, पनीर, इन सब चिकनाई वाले कितने कितने पदार्थ हैं वो सब आप जानते हैं। इन सब से हमको चिकनाई मिलती है। साथ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम इनका होता है विटामिन को घोलने का। जितने विटामिन हम लेते हैं उसमें से कुछ विटामिन ऐसे होते हैं कि जो पानी में घुल जाते हैं, और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो पानी में घुलते नहीं, अघुलनशील होते हैं। वो केवल और केवल चिकनाई में घुलते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, डी, ये सारे जो विटामिन है ये चिकनाई में ही घुलते हैं। आपने देखा होगा कई सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो तेल में घोलने से घुलते हैं, और कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। शक्कर पानी में घुल जाती है, परंतु बहुत सारी चीजें तेल में ही घुलती हैं। सिंदूर तेल में ही घी में ही घुलता है, ऐसी वो बातें अलग है। तो अब क्या हुआ कि आजकल क्या चल रहा है, डाइटिंग। कैसी डाइटिंग? चिकनाई नहीं खाना। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो फैट नहीं लेना। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो किसी प्रकार का कोई भी किसी भी प्रकार से घी, तेल नहीं खाना। फैट फ्री, फैट फ्री, फैट फ्री का जो चलन चला है वो भी टोटली गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि जब हम फैट नहीं लेंगे तो जैसे कि मैंने बताया, जो विटामिन फैट घुलनशील है, जो चिकनाई में घुलते हैं, वो हमारे बॉडी में घुलेंगे नहीं, वो वैसे ही वेस्ट होकर निकल जाएंगे और शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, और फिर उसके बाद कमी हो जाएगी। तो जो चल रहा है आजकल कि विटामिन डी की कमी, आंखों की रोशनी की कमी, बहुत सारी बीमारियां हैं जो इन विटामिन की कमी से होती है। और उसका कारण यही है कि हम फैट नहीं लेते। देखिए अब क्या आया बात कि जैसे सबका प्रोपोर्शन है, सबका अनुपात है, सबसे ज्यादा स्टार्च की मात्रा, उसके बाद उससे कम प्रोटीन की मात्रा, उससे भी कम फैट की मात्रा। फैट लेना है, परंतु ऐसा फैट नहीं लेना है कि तली हुई चीजें खा रहे हैं, रोज के पूरी पराठे खा रहे हैं, खूब बढ़िया मक्खन घी रोज का खा रहे हैं, हर चीज में हम घी डाल रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ की प्रथा है, और शुरू से जो आयुर्वेद के अनुसार जो भोजन बना हुआ है उसमें क्या है, दाल चावल, उसके साथ 1 चम्मच घी डाली जाए, रोटी
बनाई जाए, उसके ऊपर थोड़ा घी लगाया जाए। इसका मतलब मक्खन अगर है तो मक्खन 1 चम्मच मक्खन लिया जाए। कहने का मतलब जो सारी हमारी थाली में है उसमें फैट की मात्रा सबसे ज्यादा ना हो, फैट की मात्रा 5% 10% हो, वो फैट हमारे लिए जरूरी है। और वो फैट किसी प्रकार से नुकसान नहीं करता, किसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता, इसी प्रकार से हमारे विटामिन को वेस्ट नहीं होने देता। तो ये हो गया फैट। अब उसके बाद आ जाता है आपका विटामिन। ये भी सबसे महत्वपूर्ण तत्व है हमारे भोजन में, क्योंकि शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारी पाचन संस्थान में एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, चयापचय, यानी पचना और निकलना, पचना, अवशोषित होना और निकल जाना। ये जो तीनों क्रियाएं हैं ये मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आती है, चयापचय के अंतर्गत आती है। और चयापचय की क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म की क्रिया के कारण ही हमारा भोजन हमारे शरीर में जाके पचता है, अवशोषित होता है और वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालता है, और उसी से हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है। तो विटामिन का नाम ही है हमारे हिंदी में, विटामिन का नाम क्या है? जीवन सत्व, अर्थात जो जीवनी शक्ति बढ़ाता है, जीवन का असली सत्व है। इन विटामिन की खोज जो है बहुत पुराने समय में इनकी खोज इस रूप में नहीं हुई थी। कुछ हजार साल पहले साइंटिस्ट ने विटामिन की खोज की है, और मतलब ये जाना है कि भाई कोई ऐसे तत्व होते हैं जिनकी कमी से शरीर में बीमारियां होती हैं, तो वो होना चाहिए। अब तो खैर बहुत ज्यादा उसके बारे में नॉलेज हो गया है, और अभी भी चल रहा है, वो रिसर्च भी अभी चल रही है कि और भी अभी कम से कम 20 प्रकार के विटामिन की तो जानकारी हो चुकी है। जो कॉमन विटामिन हम जो जानते हैं रोज के, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सारे विटामिन हैं, जिसमें से कुछ वाटर सॉल्युबल है और कुछ फैट सॉल्युबल है। तो अब विटामिन या जीवन सत्व क्या करते हैं? हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इम्यूनिटी शब्द तो आजकल सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं कि क्या होती है इम्यूनिटी। तो वो जीवनी शक्ति को जीवन सत्व या विटामिन बढ़ाते हैं, शरीर की वृद्धि करते हैं, सारी प्रकार की बीमारियों से बचाव करते हैं। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो पर्टिकुलर 1, 2, 4, 5 विटामिन की कमी से होती हैं, तो बीमारियों को ठीक करती हैं। जब वो बीमारियां होती है तो उस समय का जो विटामिन की कमी समझ में आती है, वो विटामिन जब दिया जाता है तो बीमारियां दूर होती है। तो इस प्रकार से जीवन सत्व या विटामिन हमारे भोजन में होना ही चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। हालांकि ये भी बहुत कम मात्रा में रहते हैं, परंतु वो स्वाभाविक रूप में मिलते हैं। हमारे स्वाभाविक रूप में हमारा शरीर भी कुछ विटामिन हमारे शरीर बनाता है, और बाकी के ज्यादातर अधिकतर विटामिन हमारे भोजन में हमको मिलते हैं। उसके बाद आ गया मिनरल्स या खनिज लवण। किसी आप भोजन करते हैं, भोजन बनाते हैं, यदि नमक ना डालें तो कितना भी सब कुछ डाल लीजिए स्वादिष्ट हो जाए, नमक के बिना सब कुछ सून, बिन चून सब कुछ सून, ऐसी कहावत है। बिन चून भोजन सून। तो अब खनिज लवण का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे शरीर में। अब कौन से खनिज लवण होते हैं? आयरन मतलब लौह तत्व, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, कार्बन, सल्फेट, ये सारे मिनरल्स हैं, खनिज तत्व हैं, लवण जिनको बोलते हैं हिंदी में खनिज लवण। तो ये भी हमारी इन सारी क्रियाओं में, मतलब पचने में, एब्जॉर्प्शन में, अपना निष्कासन में, और अपने शरीर की वृद्धि में, मानसिक नर्व्स में, नाड़ी तंतु, अपना नाड़ी तंत्र जो होता है, नाड़ी तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट अपना अवयव है हमारे शरीर के अंदर। तो नाड़ी तंतुओं को सबको बैलेंस्ड बनाए रखने में मिनरल्स की बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। मिनरल्स का, मिनरल्स के बिना भी हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां, मिनरल्स की कमी से, खनिज लवण की कमी से बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आजकल चल भी रही है और आप लोगों को भी जानकारी होगी कि हम बहुत सी चीजों को आजकल बड़ा रिफाइंड करके ले रहे हैं। पानी को भी रिफाइंड करके लेते हैं। कैसा रिफाइंड? आरओ से हो रहा है, एक्वागार्ड से, सब प्रकार से टोटल रिफाइंड करके पानी ले रहे हैं, टोटल रिफाइंड करके ऑयल खा रहे हैं, अब तेल खा रहे हैं, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड पानी। अब रिफाइंड में
सारी चीजें सब मिनरल्स निकल जाते हैं। मेनली क्या निकल जाता है? मिनरल्स निकल जाते हैं उसमें से। और जब वो मिनरल्स निकल जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर मिनरल्स की, खनिज लवण की कमी हो जा रही है। और वही कारण है कि बहुत सी बीमारियां आजकल ऐसी हो रही है जो मिनरल्स की कमी के कारण हो रही है, जिसके कारण ऊपर से एक्स्ट्रा विटामिन दिए जा रहे हैं, ऊपर से एक्स्ट्रा मिनरल्स दिए जा रहे हैं। और फिर ये अब भी आप लोग योग के विद्यार्थी हैं, इतने दिनों से पढ़ रही हैं, सब जानते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हम लेते हैं वो हमारे शरीर में अच्छे से अवशोषित होती हैं। जितनी भी हम आर्टिफिशियल या बाहर से जो वस्तुएं लेते हैं वो शरीर बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं करता। कारण क्या है? हमारा शरीर है प्राकृतिक, हमारा शरीर रचना है, ईश्वर के द्वारा बनाई हुई, प्रकृति के द्वारा बनाई हुई रचना है। तो जो जैसी होती है उसको वही चीज अच्छी लगती है। तो शरीर चूंकि हमारा प्राकृतिक है, इसलिए हमारा शरीर को प्राकृतिक वस्तुएं ज्यादा अच्छी लगती हैं। और प्राकृतिक वस्तुओं से उसकी ग्रोथ, उसकी बाढ़, उसका रचना अच्छे से हो सकती है। प्राकृतिक वस्तु जो जैसा होता है उसको वैसा ही अच्छा लगता है। आप महिला हैं, आपको महिलाओं के बीच में बैठना अच्छा लगेगा। जो जेंट्स हैं उनको जेंट्स के बीच में बैठना अच्छा लगेगा। जो बच्चे हैं उनको बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगेगा। वो बड़ों के बीच में खुश नहीं रहेंगे। ये एक मोटी मोटी सी बातें हैं। इसके उदाहरण से आप बहुत सारी चीजें समझ सकती हैं कि कैसा ये सारे जो प्राकृतिक तत्व हैं, कार्बोज, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज यानी स्टार्च, प्रोटीन यानी खाद्योज, वसा या फैट, फिर मिनरल्स यानी खनिज लवण, और विटामिन यानी जीवन सत्व, और फिर उसके बाद इन सब के साथ में इंपॉर्टेंट है जल या पानी। पानी के बिना भी हमारा जीवन नहीं है। तो पानी, हमारे शरीर में 70% पानी का भाग होता है और बाकी का 30% में बाकी सारी चीजें होती है, मांसपेशियां, हड्डी, ये सब कुछ ऑर्गन सारे। तो 70% पानी पर, पानी मतलब 70% केवल पानी के रूप में नहीं रहता कि पानी भरा हुआ है। जैसे जितनी भी तरल तत्व हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे रक्त, रस, और कई प्रकार के हार्मोन्स, कई प्रकार के ये जो जूसेस निकलते हैं सारे, तो वो सब तरल होते हैं। और ये सब मिला के जो होता है वो 70% पानी के अंदर अंतर्गत आता है। तो पानी की भी उतनी ही आवश्यकता है, जितना ही ऊपर के 5 तत्वों की आवश्यकता है उतना ही पानी की आवश्यकता है। परंतु फिर वो अब हो गया कि ये जो सारी चीजें, सारे तत्व हैं, ये एक पर्टिकुलर अनुपात में होना चाहिए, और पर्टिकुलर अनुपात में रहते हैं। उस अनुपातिक वाले भोजन, तत्वों वाले भोजन को ही हम बैलेंस्ड डाइट या संतुलित आहार या पौष्टिक आहार कहेंगे। तो ये पौष्टिक आहार इस प्रकार का हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अब हो गई बात, हो गया कि भोजन कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का हो गया। दूसरा, भोजन कैसा होना चाहिए, तो भोजन होना चाहिए संतुलित या बैलेंस्ड डाइट। अब आ गया उसके बाद में आपको भोजन कैसा लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किस प्रकार से लेना चाहिए। ये जो विद्यार्थी हैं, आपको जिनको परीक्षाएं देना है, वो इस प्रकार के पॉइंट्स नोट कर लीजिए। जब आप पॉइंट्स नोट कर लेती हैं तो आपको फिर वो सारी बातें डिटेल में लिखने में आपको आसानी हो जाती है। तो भोजन कैसा करना चाहिए। सबसे ये भी आपने सुना है कि ऋतुचर्या के अनुसार, ऋतुचर्या अर्थात मौसम के अनुसार भोजन करना चाहिए। आपको मालूम है हमारे यहाँ 3 प्रकार के 3 मौसम है, परंतु 3 के साथ 6 मौसम होते हैं। 3 मौसम हो गई आपकी, ग्रीष्म, वर्षा और ठंड, गर्मी, वर्षा और ठंड। अब इसमें भी दो हमारे आयुर्वेद के अनुसार और हमारे हिंदी शास्त्रों के अनुसार, हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैसे 6 ऋतुएं होती है। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। और ये दो जो है वो उन दो को मिला के ये 3 बनती है। मतलब बसंत और ग्रीष्म को मिला के ग्रीष्म यानी गर्मी, वर्षा और शरद को मिला के वर्षा यानी बरसात, और हेमंत और शिशिर को मिला के ठंड यानी आपका सर्दी के मौसम। तो ये 3 मौसम जो है वो हमारे यहाँ के पूरे 12 महीनों में बटी हुई है। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। इंग्लिश महीनों के अनुसार अगर अपन जाएंगे तो बसंत ऋतु आती है मार्च अप्रैल में, और बसंत ऋतु राजा ऋतु कहलाती है।
ग्रीष्म ऋतु आती है अप्रैल और जून में, फिर जून से थोड़ा चालू हो जाए वर्षा ऋतु आती है जून और अगस्त में, जुलाई में। फिर शरद ऋतु आती है सितंबर और अक्टूबर में। हेमंत ऋतु आती है अक्टूबर और दिसंबर में, और शिशिर ऋतु आती है फिर आगे दिसंबर से। तो अब जरूरी नहीं है, कोई एक बिल्कुल बॉर्डर लाइन नहीं है कि इस दिन, अब इस दिन आज अक्टूबर का 30वां तारीख हो गई तो अब वो ठंड खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। एक टोटल एक थोड़ा सा उस हिसाब से बना रखा है कि इस प्रकार से दो दो महीने में, यानी एक जो बीच के महीने होते हैं उसमें वो ऋतु पीक पे होती है, वो ऋतु चरम पे होती है। गर्मी के जो बीच के दिन होते हैं उसमें चरम पे होती है। ठंड के बीच के दिनों में दिसंबर जनवरी में ठंड चरम पे होती है। और इसी प्रकार वर्षा में भी जून जुलाई अगस्त महीने में वर्षा चरम पे होती है। और आगे पीछे का जो समय है उसमें धीरे धीरे वो चीज कमी होती है और दूसरी मौसम का आगमन होने लगता है। तो इस प्रकार से ऋतुओं का हमारे यहाँ भारतवर्ष में ही है, ये 12 ऋतु है, दूसरे देशों में नहीं है। दूसरे देशों में 3 ऋतुएं होती है, और 3 भी नहीं होती, कहीं तो 3 भी नहीं होती, एक ही ऋतु होती है पूरे पूरे साल भर। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ ये 6 ऋतुएं होती हैं, और इन 6 ऋतुओं के अनुसार हमारे शास्त्रों में, हमारे आयुर्वेद में, हमारे चिकित्सा जगत में भोजन का नियम बना हुआ है। तो उसको कहते हैं ऋतुचर्या, यानी ऋतुओं के अनुसार आहार और विहार। अब ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि ऋतु के अनुसार आहार विहार कैसा होना चाहिए। सबसे मुख्य बात, हमें जो बात ध्यान में रखना है वो ये है कि मौसम में जो प्रकृति वस्तुएं देती है खाने के लिए, वो वस्तुएं खाना चाहिए। जिस मौसम का जो फल है, जिस मौसम की जो सब्जी है, जिस मौसम का जो अनाज है, उस मौसम के उस अनाज को, उस फल को, उस सब्जी को, उस पदार्थ को ग्रहण किया जाए। फिर मैं एक बात कहूंगी कि आजकल हमें साल भर तक सारे सब्जी फल सब कुछ मिलता है, साल भर मिलता है, जो कि गलत है। वो फिर वही आर्टिफिशियली सब चीजों को पैदा करते हैं, और वो आर्टिफिशियली वो उसमें ना उसमें वो तत्व होते हैं, ना उसमें वो सत्व होता है, ना उसमें वो स्वाद होता है। परंतु चूंकि साल भर हमें मिल रहा है और हमें उस बात का ज्ञान नहीं है कि किस मौसम में क्या खाना चाहिए, किस मौसम की कौन सी सब्जी होती है, ये हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम उसको साल भर खाते हैं, परंतु वो नहीं खाना चाहिए। फिर मैं अब समय की भी वैसे कमी ना हो जाए तो मैं थोड़ा जल्दी आपको बताती हूँ कि वर्षा ऋतु में हमारे शरीर के अंदर जल की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि प्रकृति में जल होता है, चारों तरफ जल होता है, इसलिए हमारे शरीर में भी जल की मात्रा बढ़ जाती है। तो वर्षा ऋतु में जलीय पदार्थ नहीं खाना चाहिए, जिसमें ज्यादा जल की मात्रा हो, ऐसे फल फूल, ऐसे सब्जियां नहीं खाना चाहिए। सूखा अनाज, सूखापन की चीजें खाना चाहिए, जिसमें कि, क्योंकि उस समय क्या होता है, हमारा कफ बिगड़ा हुआ होता है। देखिए, पहले मैं ये 3 बात बता दूं, वात पित्त और कफ, ये 3 तत्व है जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। जब ये तीनों बैलेंस रहते हैं तब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जब इनका अनुपात बिगड़ता है, वात पित्त कफ का अनुपात जब बिगड़ता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। अब आप मोटी बात बताएं कि ये साल के 2 समय में, 6 महीने के बाद, जब ठंड के बाद में अभी गर्मी की ऋतु शुरू होती है, तब वात और पित्त कुपित होता है। मतलब वात, अभी तक वात वेरी सॉरी, कफ ज्यादा था, कफ कुपित होता है इस मौसम में। जो मौसम अभी चल रही है, मार्च अप्रैल, यहाँ पर कफ बिगड़ता है, और यही कारण है कि इन दिनों में गले की और खांसी की और ये सारी बीमारियां होती हैं। तो इन दिनों में कफ कुपित होता है, क्योंकि ठंड, शिशिर ऋतु जाने लगती है और गर्मी आने लगती है, तो कफ पिघलता है, और जब वो पिघलता है तो हमारा शरीर उसको निकाल के बाहर फेंकता है। ये भी प्राकृतिक व्यवस्था है कि शरीर में जो चीज ज्यादा इकट्ठी हो गई है उसको निकाल के बाहर फेंकना, तो उसको रोकना नहीं है, उसको निकलने देना चाहिए। तो अभी इस मौसम में हमें कोई भी ऐसी वस्तुएं नहीं, इधर वर्षा ऋतु में, हमें वर्षा ऋतु की चर्चा करी थी, तो वर्षा ऋतु में आपको पुराने गेहूं, पुराने चावल और मूंग दाल, हींग, जीरा, धनिया, इस प्रकार की चीजें मतलब लेना चाहिए वर्षा ऋतु में। फिर वर्षा ऋतु में भाजियां नहीं खाना चाहिए, हरी भाजियां नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें जल की मात्रा ज्यादा होती है। किंतु यदि हरी भाजियां खाना पड़ जाए
तो उन्हें भी बनाने का तरीका, वो मैं बनाने के तरीके में बाद में बताऊंगी। उसके साथ में ऐसी चीजें जैसे भिंडी, परवल और तेल घी का प्रयोग इन दिनों में करना चाहिए, परंतु तेल घी का प्रयोग केवल ऐसे नहीं तल के और बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाए। तेल घी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पानी की मात्रा, जल की मात्रा शरीर के अंदर ज्यादा होती है, उसको बैलेंस करने के लिए तेल घी की मात्रा को लिया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ के जितने भी त्योहार हैं स्त्रियों को करने के लिए, सारे त्योहार वर्षा ऋतु में। उसके बाद आ गया ग्रीष्म ऋतु में। अब ग्रीष्म ऋतु में शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और जल की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में कौन से फल आते हैं? सारे रसीले फल ग्रीष्म ऋतु में आते हैं, सारी रसीली सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में आती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में हमें रसीले फल और रसीली सब्जियां खाना चाहिए, और जिसके कारण की पित्त कुपित हो जाता है, पित्त बढ़ जाता है। तो खट्टे फल, ये सारी चीजें हमें गर्मी के दिनों में लेना चाहिए। ठंड के दिनों में सबसे जो सुहावना और सबसे राजा मौसम होता है वो होता है शिशिर ऋतु, यानी ठंड की मौसम। ठंड के मौसम में हमारी जठराग्नि बहुत तीव्र होती है, हमारे पेट की अग्नि, हमारा पाचन शक्ति बढ़ जाती है, और साथ में हर चीज को सहन करने के, हर चीज को पचने में वो सहायक होता है। इसलिए ठंड के दिनों में हमें पौष्टिक पदार्थ सारे, जैसे उड़द, मूंग, सारे ड्राई फ्रूट्स, और जितने ठंड में जो फल आते हैं, जो सारी सब्जियां, गोभी, आलू, मटर, ये सब सब्जियां और सब प्रकार के मौसमी फल, ये सब हमें ठंड में लेना चाहिए। ठंड के जो 2 महीने हैं उसमें काफी पौष्टिक आहार लेकर, दिसंबर और जनवरी, ये 2 महीने में पौष्टिक आहार लेकर हम अपने साल भर अपने शरीर को स्वस्थ बना के रख सकते हैं और हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि तीनों मौसम में जो मौसमी फल और सब्जियां हैं वो ली जाए, और उसके कारण हमारे शरीर उसको ग्रहण करने में आसानी से ग्रहण करता है, खुश रहता है। अब एक बात और इसके साथ में है कि एक नियम, इस बात के लिए हम किसी एक के लिए फिक्स नियम नहीं बना सकते। जैसे कि बताया कि हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति अलग प्रकृति का होता है, हर व्यक्ति का कार्य क्षेत्र अलग होता है, दिनचर्या अलग होती है, सब प्रकार से डिफरेंट होता है। एक घर में रहने वाले भी 4 व्यक्ति हैं अगर, तो चारों की का स्वभाव अलग होगा, चारों की प्रकृति अलग होगी, चारों का शारीरिक गठन अलग होगा, चारों का कार्य क्षेत्र अलग होगा। उसके अनुसार ही भोजन की व्यवस्था होती है, उसके अनुसार भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। यह विषय एक अलग है, बहुत लंबा, उसको हम फिर कभी बाद में ले सकते हैं आपके नॉलेज के लिए। अब एक बात और इम्पोर्टेंट बताती हूँ मैं। हमारे शरीर में एक होता है जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, जो अभी बाद में आपका आता है कि ऋतु के अनुसार दिनचर्या हो गई, अपने भोजन की चर्या हो गई। अब उसके बाद भोजन कब करें और किस समय करें और किस प्रकार का करें, 3 जो बात थी, तो उसमें भोजन कब करें ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हमारा शरीर में एक जैविक घड़ी चलती है जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। वो जैविक कैसी हो, वो जैविक घड़ी क्या है? फिर वही है कि वो प्राकृतिक है, और वो सूर्य की रोशनी के अनुसार चलती है। सूर्य की रोशनी से ही हमारा शरीर संचालित होता है। सूर्य दिन में सारे कार्य होते हैं, रात में सब कुछ शांत होता है। दिन में हम जागते हैं और रात में हम सोते हैं। तो अब वो बायोलॉजिकल क्लॉक कैसी होती है, उसमें 2-2 घंटे का समय निर्धारित होता है। अब इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। 11 बजे से 1 बजे रात से चालू करते हैं। 11 बजे से 1 बजे रात में हार्ट काम कर, छोटा सा गेंडा गोरी में, अरे चुप रहो, गेंडा फेंडा कुछ अच्छा ही नहीं बोल सकते उसको। प्यारा प्यारा बच्चा मेरा चपेंडल हो जाएगा। 5 बजे तक हमारे लंग्स काम करते हैं, फेफड़े काम करते हैं। फिर 1 बजे से 3 बजे तक हमारी इंटेस्टाइन्स काम करती है, 3 बजे से 5 बजे तक फेफड़े काम करते हैं, और साथ में फिर 5 बजे से 7 बजे तक हमारी लार्ज इंटेस्टाइन्स यानी बड़ी आंत काम करती है, मतलब फेंकने का काम करती है, एक्सक्रीशन का काम करती है। 7 बजे से 9 बजे तक फिर स्टमक काम करता है, पेट काम करने लगता है। फिर
9 बजे से 11 बजे तक हमारा स्प्लीन यानी हमारी प्लीहा जिसकी गड़बड़ी से डायबिटीज होता है तो स्प्लीन काम करता है। और फिर 11 बजे से 1 बजे तक, अब आ गए हम दिन के समय में आ गए, 11 बजे से 1 बजे तक हमारा गॉल ब्लैडर काम करता है, 1 बजे से 3 बजे तक हमारा लिवर काम करता है, 3 बजे से 5 बजे तक हमारा यूरिनरी ब्लैडर काम करता है, 5 बजे से 7 बजे तक हमारी किडनी काम करती है, 7 बजे से 9 बजे तक हमारा ब्रेन काम करता है, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक हमारा ब्रेन काम करता है, और रात में हमारा हार्ट काम करता है, सुबह के समय में हमारे लंग्स काम करते हैं, और सुबह के समय में मतलब ब्रह्म मुहूर्त में हमारे फेफड़े काम करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में श्वसन संस्थान हमारी बहुत जागृत रहती है। उसीलिए कहा जाता है कि मंत्र जाप करना, योग करना, पूजा पाठ करना ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, जो सुबह 3 बजे से साढ़े तीन चार एक टेंटेटिव 3:30 4 से 5-6 बजे तक का रहता है। वो उस समय हमारे फेफड़े काम करते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम हमारी स्ट्रांग रहती है। तो वो बीमारियों का एक पोर्शन अलग है, उसको मैं अभी टच नहीं करती, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। पर ये जो जैविक क्लॉक है, जो जैविक घड़ी है, ये हमारे शरीर में सूर्य के रोशनी के अनुसार काम करती है। इसलिए कहा जाता है कि शाम को 7 बजे के पहले यानी सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद हमारा स्टमक डल हो जाता है, हमारा गॉल ब्लैडर कमजोर मतलब काम करना बंद कर देता है, लिवर काम करना बंद कर देता है, इंटेस्टाइन्स काम करना बंद कर देती हैं। और फिर जो व्यक्ति काम करना बंद कर दे उसके ऊपर आप काम डाल दीजिए तो वो कैसे करेगा? वो नहीं करेगा, या करेगा तो बेमन से करेगा, और वो बेमन से किया हुआ काम अच्छा नहीं होता। इसलिए जब हम रात में लेट भोजन करते हैं और फिर जाके तुरंत सो जाते हैं तो दोनों बात में गड़बड़ी होती है, उधर ब्रेन भी गड़बड़ करता है और इधर इंटेस्टाइन भी गड़बड़ करती है, पेट भी गड़बड़ करता है, क्योंकि इनके ऊपर बेसमय में आपने बिना समय में उनके ऊपर भोजन दे दिया। तो इसलिए शाम को 7 बजे के पहले 7 बजे तक, बहुत हुआ आजकल की दिनचर्या के अनुसार, बहुत हुआ तो 8 बजे तक, आपको वैसे तो 8 बजे तक बहुत लेट हो जाता है, 8 के पहले 7:30 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए। रात को 10 बजे 9 बजे से 10 बजे के थोड़ा बहुत ये जैविक क्लॉक एक बनाई हुई है सूर्य की रोशनी के अनुसार, थोड़ा बहुत इसमें 1 घंटा आधा घंटा का आगे पीछे हम कर सकते हैं, उसके अनुसार हमारी शरीर की आदत बन जाती है। तो 10 बजे तक स्लीपिंग स्टेज में चले जाना चाहिए, सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। उसके बाद 9 बजे तक सुबह एक्सक्रीशन का टाइम होता है, हम मल मूत्र का जो निष्कासन है वो उस सुबह हो जाना चाहिए। उसके बाद 7 बजे से 9 बजे तक मैक्सिमम 10 बजे तक हमें आसानी से हमें किसी भी रूप में भोजन कर लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी पाचन संस्था बहुत स्ट्रांग रहती है, पाचन संस्था बहुत तीव्र गति से काम करती रहती है। उस समय हम कुछ नहीं लेते हैं तो फिर बाद में लेने से फिर वही गड़बड़ होती है जैसे रात में गड़बड़ होती है। तो अब ये जो सारे ऑर्गन है हमारे शरीर के, हार्ट, लंग्स, किडनी, स्प्लीन और ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, ये सारे ऑर्गन जो हैं सूर्य की रोशनी के अनुसार काम करते हैं। और जब हम जो आजकल चल रहा है मोबाइल, इसमें ब्लू लाइट होती है, मोबाइल और इन सब में ब्लू लाइट होती है, उस ब्लू लाइट में एक मेलेटिन नाम का हार्मोन होता है जो हमारे शरीर से निष्कासित होता है सूर्य की रोशनी के अनुसार, वो उसी से मतलब कंट्रोल रहता है, तो वो नहीं निकलता, यानी हमें फिर नींद नहीं आती। जब हम ज्यादा ब्लू लाइट के एक्सपोजर में रहते हैं तो फिर रात को हमें नींद नहीं आती है, लेट जब तक हम करते हैं, और जब नींद नहीं आती है तो सारी सिस्टम बिगड़ जाती है शरीर की, और बीमारी होने के यही कारण है। तो इस जैविक घड़ी को जो कि हमारे शरीर में चलती रहती है, ये 4000 पहले के वर्षों में नहीं से जानकारी इसकी है, क्योंकि जब तक लाइट नहीं आई थी, जब तक हमारा बल्ब का इन्वेंशन नहीं हुआ था, इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उसके पहले हमारी दिनचर्या जो है ना ये सूर्य के रोशनी से ही चलती थी, चला करती थी, इसीलिए स्वस्थ भी रहते थे। परंतु जब से लाइट का इन्वेंशन हुआ तो रात में ज्यादातर सारा जागना और सारा होने लगा, उसी के कारण सब पूरा सिस्टम बिगड़ने लगा। तो सूर्य प्रकाश के हिसाब से शरीर की क्रियाएं निश्चित कर दी थी, और सूर्य की लाइट से ही आंखों के थ्रू ब्रेन काम करता है। तो जैसे जैसे सूर्य की लाइट होती है उसी के अनुसार
वो काम काम किया जाता है। अब समय की का अभाव है, फिर भी मोटी तो सारी बातें आपको मैंने बता दी हैं। भोजन किस प्रकार का होना चाहिए? 3 प्रकार का होता है। ओम भोजन दीदी, संतुलित होना। ओम। ओम दीदी जी, एक प्रश्न एक बहन का है। जी बोलिए। जैविक घड़ी को पुनः नोट करवा दीजिए उनको सभी को। मैं वही बात सोच रही थी। नहीं, मैं ऐसे करूंगी कि ऐसे नोट कराने में भी समझ नहीं, मैं पूरा बना के और जी आपको इसमें मैं सेंड जी दीदी, ठीक। क्योंकि वो मुझे था दिमाग में कि ये बच्चे इस प्रकार से जल्दी समझ नहीं पाएंगे, तो पर वो जरूरी है, वो सामने होना जरूरी है। मैं आपका उसको क्लास अच्छा लग जी रहा है दीदी, नोट्स तो हमें जरूरत है ही इसलिए। जी जी जरूर जरूर जरूर, बहुत हम धन्यवाद भेज इस देंगे बात ग्रुप में। दीदी जी आप भेज दीजिएगा, हम ग्रुप में भेज मैं जरूर भेज दूंगी। मैं जरूर उसको मैं अच्छे से चित्र बना के पेपर पर और फिर जी, फोटो खींच के फिर पूरा लिख के उसमें और फिर मैं भेज दूंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए। अब मैं एक बात और बस लास्ट में जल्दी से 2 मिनट में बताती हूँ कि देखिए, भोजन खाते समय क्या बात का ध्यान रखना चाहिए। समझे? सबसे पहले भोजन को तो पहले तो बनाने का तो बनाने के भी कई मतलब बनाने के ऊपर भी कभी एक वो बता देंगे कि भोजन बनाने से के तरीकों से भी हम बहुत सारे सब तत्व नष्ट कर देते हैं उसके। भोजन को कभी भी साग सब्जियों को पहले धो लीजिए, अच्छी तरीके से साफ धो लीजिए, उसके बाद काटिए। काटने के बाद कभी भी नहीं धोना, जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, वो सब चले जाते हैं। दूसरी, हमेशा सब्जियों को मध्यम आंच में बनाना चाहिए, कम बहुत धीमी आंच में बनाना चाहिए। तेज आंच में उसके विटामिन और मिनरल्स सब नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, ढक के बनाना चाहिए, क्योंकि जो वोलेटाइल विटामिन होते हैं, जो वोलेटाइल मिनरल्स होते हैं, जो हवा में उड़ जाते हैं, तो वो भाप के साथ में उड़ जाते हैं। अगर कोई चीज आप पानी में बॉईल करके बनाने वाला तरीका, कोई सब्जी ऐसी है जो पानी में बॉईल करके बना रही है, तो पानी इतना रखिए कि उसमें वो एब्जॉर्ब हो जाए या उसको फेंकना ना पड़े, या उसको में अगर निकाल भी रही है उस पानी को, तो उसको आप किसी दूसरे चीज में यूज कर लीजिए, किसी में उपयोग में ले लीजिए, दाल में, चावल में, रोटी आटा मारने में, कुछ में भी इसके प्रकार से। दूसरा, ये हो गया तो आपका कम आंच में बनाएं, फिर धोने और काटने के समय पे ध्यान रखें। फिर बहुत ज्यादा बारीक 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 सब्जियों को एकदम बारीक बारीक काट के नहीं करना चाहिए, थोड़े मोटे मोटे रखना चाहिए, जिससे कि उसके विटामिन और मिनरल्स को जो ऊपरी सतह है उससे वो निकल के बाहर जाते हैं, तो वो ज्यादा नष्ट ना हो। ऐसे बहुत सारी बातें हैं ध्यान में रखने लायक, जो हमें भोजन बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमने भोजन तो बना लिया, बहुत बढ़िया, हमने तो ये भी विटामिन वाला भोजन लिया है, वो मिनरल लिया है, ये लिया है, वो लिया, सब कुछ लिया है, परंतु बनाते समय हमने उसको आधा तो फेंक दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। तो उन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भोजन ग्रहण करते समय हमें किन बातों का, सबसे पहले तो भोजन आप बनाइए, जब आप बनाती हैं भोजन, आप गृहिणी हैं, आप घर की ड्राइवर हैं, आप घर के गाड़ी की ड्राइवर हैं, आपका घर एक गाड़ी है और आप उसकी ड्राइवर हैं। और ड्राइवर, आप सोच सकते हो आपकी ड्राइवर अगर कैसा होगा तो गाड़ी कैसी चलेगी। अगर और साथ में गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं होगा तो क्या गाड़ी चलेगी? गाड़ी के ड्राइवर को अगर आपने उसको चाय और बीड़ी सिगरेट और वो नहीं दिया तो क्या वो गाड़ी चलाएगा? नहीं, वो डल होके बैठ जाएगा। कहने का मतलब, आप घर की ड्राइवर हैं, आप किचन की मालकिन हैं, और आप पहले तो अपने आप को खुद को स्वस्थ रखिए। तो जो मैं बात बता रही थी कि भोजन बनाते समय हमेशा अपना मानसिक स्तर सही रखना चाहिए, अच्छी सोच रखना चाहिए। हमें मंत्र बोलते हुए भोजन बनाना चाहिए, गायत्री मंत्र बोल के भोजन बनाइए। कोई भी मंत्र जो आपको अच्छा लगता है वो मंत्र बोल के आप भोजन बनाइए, खुश होके भोजन बनाइए। किचन में भले आपको आधा घंटा काम करना है, भले 15 मिनट काम करिए, परंतु वो 15 मिनट आप बिल्कुल खुश रह के काम करिए, चिड़ करके अरे अब ये हमको काम करना पड़ रहा है, अरे अब इसका डब्बा जल्दी से तैयार करना है, अरे अब जल्दी से मैं कुछ भी बना के रख दूं, इस टाइप से नहीं। भले आप 5 मिनट में कुछ बनाएं या आधे घंटे में कुछ बनाएं, अपने आप को उसके प्रति समर्पित करके बनाइए। आप देखिए इसका प्रभाव आपके घर वालों पर, आपके बच्चों पर, आपके पति पर, आपके जो भी घर के सदस्य, उन पर इसका बहुत माइन्यूट प्रभाव पड़ता है। इस बात को, ये बहुत रिसर्च वाली बात है, केवल कहने की बात नहीं। तो एक तो वो, अब जब हम उसको भगवान का नाम लेके भोजन बना रहे हैं तो वो हो गया प्रसाद। आपको मालूम है अच्छी तरह से, आप जानती है कि प्रसाद कैसे अच्छे से भाव से आप ग्रहण करते हैं। इतना सा भी प्रसाद अगर कहीं गिर जाए तो फटक से उसको उठा के आप सिर पे लगा के खाने लायक हो तो खा लेते हैं, नहीं तो किसी ऐसी जगह डाल देते हैं कि पैर ना पड़े।
तो ये हमारा प्रसाद है। भोजन भी जब हम बनाते हैं, जब हम मंत्र बोल के भगवान का नाम लेके भोजन बनाते हैं, अग्नि में आहुति दे के भोजन बनाते हैं, होम करके हवन करके भोजन उसको करते हैं, तो वो प्रसाद बन जाता है। अब उस प्रसाद को खाते समय भी आपको क्या करना है, आपको टेबल पे बैठ के या आसन पे बैठ के जब भोजन करना है तो सबसे पहले प्रणाम करके उस भोजन को भगवान को भावनाओं से समर्पित कर देना कि प्रभु आपने दिया हुआ है, ये मैं आपको समर्पित करती हूँ, इसमें आपकी शक्ति मिले, इस भोजन में आपका आशीर्वाद मिले, जिससे हम जब खाएं तो हमारे शरीर को स्वास्थ्य मिले और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, और नॉट आई एम ओनली, मैं नहीं बल्कि हमारे परिवार के सब। तो इस प्रकार से फिर दूसरा, शांति के साथ भोजन करिए, गुस्से में भोजन नहीं करना, ना करने देना। भोजन करते समय किसी को डांटना नहीं, किसी को कुछ भी कड़ू शब्द नहीं बोलना। दूसरी बात, ये सबका प्रभाव पता, शरीर के अंदर हार्मोन्स पड़ता है, हार्मोन्स उसी प्रकार के पैदा होते हैं और फिर हमारा भोजन पचता नहीं है। तो उस प्रकार से हमें लेकर मतलब शांत मन से कम बोल के भोजन करना चाहिए, चबा चबा के भोजन करना चाहिए। 32 बार चबाने का जो एक नियम है वो बराबर फॉलो करना चाहिए। भोजन को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए, ये भी एक कहावत। भोजन को पीना मतलब उसको इतना ज्यादा रस बना लेना कि लार वहां पर मुंह में जब मिल जाती है तो वहीं से भोजन का पाचन आरंभ हो जाता है। अगर हम मोटा निगल के चले जाएंगे तो आधा तो काम या लार का तो छूट ही गया, तो वो बेचारी इंटेस्टाइन, वो स्टमक बोलेगा कि तू तो आधा काम तो वहीं छोड़ के आ गया, अब मैं तेरा तो वो काम तो मैं करूंगा नहीं, अब मैं तो मेरा काम करूंगा। तो इस प्रकार से वहां पे जो जूसेस निकलते हैं वो उसको तरीके से पचा नहीं पाते। तो यहाँ से हमें चबाकर, दांत इसीलिए भगवान ने यहाँ मुंह पे आगे दिए हुए, चबा के भोजन करना चाहिए। उसके साथ में भोजन के साथ पानी नहीं पिए, अगर पीना भी है कुछ तरल रहता है, किसी का आदत होती है कि सूखा सूखा नहीं खा सकते, तो तरलता हो भोजन में, साथ में कुछ ऐसी तरल चीज रहे भोजन में, ऐसे तरल रखें, या मठा मही मौसम के अनुसार होता है, वो भी मौसम के अनुसार कुछ तरल पदार्थ साथ में रखें जिससे कि वो ले सके आसानी से। उसके साथ में पानी, भोजन लेने के आधा घंटा पहले पानी पी लीजिए और भोजन लेने के 1 घंटा बाद पानी पीना चालू करिए। फिर वही बातें उस दिन भी आहार का जब विषय हुआ था तो दीदी ने बताया था कि देखिए हमारा स्टमक, हमारी क्या है, पेट में क्या होती है, अग्नि होती है, जठराग्नि इसको बोलते हैं। तो जैसे ही भोजन जाता है वैसे वो अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। अब आप उस अग्नि प्रदीप्त में आप ठंडा पानी अगर डाल देंगे तो वो अग्नि शांत हो जाएगी और उसके कारण भोजन ठीक से पचेगा नहीं। तो क्या होता है कि अगर पानी पीना भी है, लगता है सबका अपना अपना अलग अलग एक स्वभाव होता है, फिर आदतें होती है, फिर शारीरिक आवश्यकता होती है। बहुत से लोगों को होता है बिना पानी पिए खाना नहीं खाता, उस समय आप छोटा सा रखिए पानी तो वो गुनगुना गिलास आप एक घूंट पानी आप अगर बीच में लगे तो वो पी सकते हैं। फिर दूसरा, बहुत अधिक नमक और शक्कर का प्रयोग नहीं करना, ऊपर से नमक कभी भी नहीं डालना, ऊपर से शक्कर कभी भी नहीं लेना। अगर मीठा, अच्छा मीठे का तो जो भी बनता है, फिर तो उसका भी एक नियम है कि मीठा कब खाना है, मीठा बीच में खाना है, बाद में खाना है, अलग अलग है। फिर साथ में आखिरी में मीठा खाने का अगर जैसे आदत है तो गुड़ जरूर लीजिए। गुड़ में होता है आयरन और वो आयरन की पूर्ति हो जाती है, गुड़ खाने से नुकसान भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से सारे नियम जो हैं वो आपको फॉलो करना है, एक बात। दूसरा फिर हो गया कि आपकी बायोलॉजिकल कंडीशन तो मैं बता दूंगी, तो खाते समय क्या बात ध्यान में रखें ये मैंने सब बताया। बेमेल भोजन ना करें, यहाँ पे भी वो भी एक विषय है कि बेमेल मतलब जो चीजों का साथ में वो नहीं बनता है, जोड़ नहीं बनता है, उसको नहीं करना चाहिए, वो नुकसान करता है फायदे करने के बजाय। और आजकल तो सारा बेमेल भोजन ही बनता है। शादी ब्याह में आप चले जाइए, बढ़िया स्वादिष्ट स्वादिष्ट पनीर और ये और वो दुनिया भर की चीजें होती है, दुनिया भर की ग्रेवी होती है, उसमें दूध भी है, दही भी है, मक्खन भी है, सारे ड्राई फ्रूट्स भी है, काजू बादाम फलाना ढिमका सब कुछ होता है। और वो भोजन वैसे देखा जाए तो बहुत नुकसान वाला होता है, वो कहीं से भी हमारी सिस्टम उसको डाइजेस्ट नहीं करती है, इसीलिए सारी बीमारियां आजकल हो रही हैं। प्रभु करे सबको विवेक मिले, बुद्धि मिले कि इस सब चीजों को सुधारे, और वो काम हमारा ही है, हम महिलाओं का ही है। हमें ही भोजन की व्यवस्था सुधारना है, हमारे किचन को मंदिर बनाना है, हमारे रसोई घर को मंदिर बनाना है और उसके अनुसार हमें लेना है। जब आप ये सब अच्छे से करेंगे तभी आपकी इम्यून सिस्टम
मजबूत होगी। आपका इम्यून सिस्टम को तो बहुत, आजकल इम्यून सिस्टम एक दिन में नहीं बन जाती है। ये जो कोविड के समय में, अभी जो ममता जी ने कहा कि कोविड के समय वो बीमार नहीं पड़ी क्योंकि वो योग करती हैं, तो इम्यून सिस्टम मजबूत होती है। प्रभु की कृपा से हम लोग भी कोविड के इतने वो निकल गए, हमें प्रभु की कृपा से हमें उसने नहीं छुआ, हम उससे बीमार नहीं हुए, बचे हैं, अभी तक भी बचे हैं। प्रभु की महान कृपा है। और ऐसे ही सब लोग बचे रहें। तो इम्यून सिस्टम मजबूत करना, और इम्यून सिस्टम एक दिन में मजबूत नहीं होती है। हम जब अपनी आदतें सुधारें, खान पान की, योग करने की, एक्सरसाइज करने की, तभी हमारी जीवनी शक्ति मजबूत होती है। और अगर जीवनी शक्ति मजबूत होगी तो किसी भी प्रकार का दुश्मन, यानी किसी भी प्रकार की बीमारी हमारे शरीर के अंदर नहीं आ सकती। हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और जब हम स्वस्थ रहेंगे, तभी जो अभी लास्ट में ममता जी ने जो शपथ दिलाई है आपको, वो शपथ आप तभी पूरी कर सकेंगे जब आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे तभी हम उस शपथ को पूरा कर सकेंगे, तभी हमारे परिवार को हम स्वस्थ कर सकेंगे, हमारे बच्चों की अच्छी प्रगति कर सकेंगे, हमारे पति की, हमारे रिश्तेदारों की, सबको हम एक अच्छा जीवन दे सकेंगे। साथ में हम समाज को सुधार सकेंगे और हम अपना भी जीवन सुधार के लास्ट में, अंत में हम